हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 30 जून 2021 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, शेयर ज़रूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आपने क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है, जिसमें 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत ही कम है। एक बार मेरे कहने से चेक जरूर करें, आप खुद कहेंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि 90 से 95% तक करंट अफेयर्स आपको वो मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। लेकिन हम इन करंट अफेयर्स को किस तरह से कवर करेंगे, हम आपको देंगे डेली करंट अफेयर। डेली में 3 तरह के सेक्शंस होंगे। डिटेल करंट अफेयर होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर होंगे, एक होगा क्विज सेक्शन जो कि डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा वीकली सेक्शन। वीकली में 3 तरह के सेक्शंस होंगे, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर और एक होगा क्विज जो कि आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। मंथली में हम आपको 3 तरह के, इवन 3 नहीं 4 तरह के सेक्शंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। डिटेल करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स मिलेंगे, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स मिलेंगे वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक आपको मिलेगी पॉकेट पीडीएफ जिसमें करंट अफेयर 2 लाइन में 3 लाइन में होंगे, ताकि आप अपने एग्जाम से पहले जल्दी जल्दी में इसको रिवाइज कर सको। और आपकी प्रेपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्मार्ट पीडीएफ, जिसको हम कहते हैं टॉपिक वाइज पीडीएफ। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें आप एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे एक ही पीडीएफ से कवर कर सकते हो। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है तो मैं आपको यहाँ पे 3 चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक में डिटेल करंट अफेयर्स होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होंगे, एक होगा क्विज सेक्शन जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी का होगा। और क्विज सेक्शन आप हर महीने हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और जितना भी पास्ट करंट अफेयर 2021 का जा चुका है, अगर वो एक ही पीडीएफ से आप रिवाइज करना चाहते हो तो आप एग्जाम पीडीएफ से कर सकते हो। बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, डिटेल तो मिलेगी, लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी मिलेंगे जो आपको एग्जामिनर बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पूछ सकता है। स्टेट करंट अफेयर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपकी स्टेट की जो भी करंट न्यूज हैं वो भी आपके स्टेट एग्जाम में जो है वो कवर हो सकें। और गाइस, हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की कि इतनी सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड की जा रही है। सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दिया हुआ है। अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर करके आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, एक बार चेक करें मेरे कहने से। और उसके बाद भी 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ASH10 कोड का यूज़ करेंगे। इस ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 30 जून 2021 का। लेकिन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि यही एक मोटिवेशन है जो आप हमें अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग गोल्ड इन ऑल 3 रिकर्व इवेंट्स इन द आर्चरी वर्ल्ड कप। देखो 2-3 चीजें इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आर्चरी वर्ल्ड कप ये कौन सी कंट्री ने होस्ट किया, ये कहां पे हो रहा है, ये फ्रांस के अंदर हो रहा है, एग्जैक्ट शहर कौन सा है, पेरिस के अंदर ये हो रहा है। और गोल्ड जीता है 3 रिकर्व इवेंट्स के अंदर। ये क्या मतलब है इसका, 3 रिकर्व इवेंट्स का मतलब इंडिविजुअल भी उन्होंने जीत लिया है, टीम इवेंट में भी जीत लिया है और मिक्स्ड के अंदर भी जीत लिया है। तो तीनों में उन्होंने ये जीत लिया है। और इसके अंदर आंसर कौन सा होगा हमारे पास, दीपिका कुमारी। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, दीपिका कुमारी। आप यहां पे देख सकते हो, विंस गोल्ड एट आर्चरी वर्ल्ड कप, जो कि कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है, जो कि फ्रांस पेरिस ने होस्ट किया है। और तीनों इवेंट में जीता, इंडिविजुअल में भी, टीम में भी और मिक्स्ड पेयर के अंदर भी जीता। और मिक्स्ड पेयर की खास बात है कि ये अपने हस्बैंड के साथ ही जो मिक्स्ड पेयर थी, जो कि एक शानदार प्लेयर हैं, अतनु या अतानु दास के साथ जो है वो इनका पेयर था। और ये ओनली एक ही इंडियन वुमेन आर्चर हैं जो टोक्यो ओलंपिक के लिए सिलेक्ट की गई हैं। तो ये भी आपने याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से आपके लिए बन सकता है। और दीपिका कुमारी को इस इवेंट के बाद दोस्तों अपने याद रखना है कि जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 आर्चर का टाइटल जो है वो उनको मिल चुका है। और ये जो आर्चरी का, तीर अंदाजी का जो वर्ल्ड कप है, ये किसके द्वारा होस्ट करवाया जाता है, ये याद रखना है, ये वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसकी स्थापना 1931 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लोसान के अंदर है। लोसान कहाँ पे दोस्तों, स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है
हु वॉज अवार्डेड विद जापान्स फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज की, और वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, वो है जापान के एक शहर से जिसका नाम है फुकुओका। मतलब ये अवार्ड जो है ये मतलब इस सिटी, इस फाउंडेशन फुकुओका इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। इसका मकसद सिर्फ एक ही है इस अवार्ड का, जो एशियन कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए काम करता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड दोस्तों 3 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है। एक तो आप यहाँ पे देख रहे हो ग्रैंड प्राइज कैटेगरी में, एक एकेडमिक प्राइज में, और एक दिया जाता है कल्चर प्राइज के अंदर। लेकिन आपने दोनों याद रखने, क्योंकि दोनों जो है वो इंडिया में से किसी को नहीं मिले। एक जापान के पर्सन है प्रोफेसर किशिमोतो, उनको मिला है, और एक जो है वो थाईलैंड से हैं पी यून नाम से, तो उनको मिला है। लेकिन हम याद रखेंगे जो इंडियन है जिनको मिला है, और वो है पी सैनथ। तो नाम को इंपॉर्टेंटली याद कर लें। पी सैनथ को मिला है फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021। तो मैं यहां पे सारी चीजें कवर कर चुका हूं, आप एक बार फोटो देख सकते हैं ताकि आपको लंबे समय तक न्यूज जो है वो याद रहे। तो 3 कैटेगरी में मिलता है, एकेडमिक प्राइज, कल्चर प्राइज और ग्रैंड प्राइज। ग्रैंड प्राइज में सबसे ज्यादा राशि दी जाती है, इसमें दिया जाता है टोटल प्राइज मनी 5 मिलियन येन जो है वो दिए जाते हैं। बाकी दोनों में 3-3 मिलियन जो है वो येन दिए जाते हैं। और एकेडमिक प्राइज जो है वो किशिमोतो मियो को मिला है जापान के अंदर, और कल्चर प्राइज जो है वो मिला है परदबा यून को, या पी यून को, थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। और ये अवार्ड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है अगर वो एशियन कल्चर को प्रिजर्व करने में काम करते हैं। और ये जो पी सैनथ हैं, इन्होंने अपने, आप कह सकते हो कि जर्नलिज्म के करियर के अंदर जो है वो एशियन कल्चर को आगे बढ़ाया है। और इन्होंने एक, आप कह सकते हो कि रूरल इंडिया, पीपल आर्काइव रूरल इंडिया नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट की थी जिसमें एशियन कल्चर को आगे बढ़ाया गया। तो इसलिए इनको यह अवार्ड मिला। लास्ट प्राइज जो ये फुकुओका प्राइज है, ये ए आर रहमान को दिया गया था 2016 में इंडिया में से। और ये भी आप याद रख सकते हो, और भी बहुत सी पर्सनैलिटी को मिला है। लाइक अगर आप देखोगे माइक्रो क्रेडिट के फाउंडर जिन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की शुरुआत की थी, बांग्लादेशी, वो थे मोहम्मद यूनस, उनको ये प्राइज मिल चुका है। ये आप कह सकते हो रोमिला थापर को मिल चुका है, बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है। ये अमजद अली खान को मिल चुका है, जो कि आप कह सकते हो सरोद मास्त्रो हैं अमजद अली खान को। तो मतलब इतनी पर्सनैलिटीज को ये अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। तो याद रखना है क्यों मिलता है ये अवार्ड, इस बार किसको मिला है, लास्ट टाइम इंडिया में से किसको ये अवार्ड दिया गया था। लेकिन यहां पे जो बाकी ऑप्शंस आप देख रहे हो, ये भी आपके लिए जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एज सच ये प्राइज है, जैसे कि वीके यादव आप देख सकते हो, एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड जो है वो इनको दिया गया था 2020 का। वीके यादव जो कि आप कह सकते हो रेलवे के पहले सीईओ भी रहे हैं, रेलवे के पहले सीईओ भी जो हैं वो रह चुके हैं, तो उनको एमिनेंट इंजीनियर 2020। विश्वजीत चटर्जी जो कि वेटरन एक्टर, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जो है वो इनको अवार्ड दिया गया IFII की तरफ से, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की तरफ से ये इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुने गए। अंजलि बरद्वाज, इनको मिला है इंटरनेशनल एंटी करप्शन अवार्ड, याद रखना है इंटरनेशनल एंटी करप्शन अवार्ड इनको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, और यही एक मोटिवेशन जो आप हमें बार बार प्रोवाइड कर सकते हो, शेयर करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीच को बढ़ाना है। इसमें क्वेश्चन है, कमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत हैज सेलेक्टेड विच कंपनी फॉर ट्रेजरी सोल्यूशन टू ट्रांसफॉर्म इट्स ऑपरेशन। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, खास करके बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, कि जो कमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत है, जो सेकंड ओल्डेस्ट बैंक है कुवैत का, तो वो अपने ट्रेजरी सॉल्यूशंस को, जो ट्रेजरी ऑपरेशंस है उनको नए तरीके से जो है वो स्टार्ट करना चाहता है, नई टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहता है। तो उन्होंने एक इंडियन कंपनी के साथ टाई अप किया है कि उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम कौन करेगा, ये कंपनी करेगी, और वो कौन सी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो आप यहां पे देख सकते हो, कमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत सेलेक्ट TCS सोल्यूशन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेजरी ऑपरेशंस। तो आप यहां भी देख सकते हैं कि ये ट्रेजरी सोल्यूशन जो है वो एक ब्रांड नेम से स्टार्ट किए जाएंगे जिसका नाम होगा TCS BANCS, और ये सारा का सारा TCS फाइनेंशियल सोल्यूशन की तरफ से किया जाएगा, जो कि आप कह सकते हो TCS का ही एक पार्ट है, एंड ये TCS का ही एक बिजनेस यूनिट है। और दोस्तों याद रखना है इसमें कि इसमें फायदा जो है वो किसको होगा, कमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत को फायदा होगा, क्योंकि जितनी उनकी एप्लीकेशंस हैं और जो TCS फाइनेंशियल सॉल्यूशन की तरफ से बनाई जाएंगी, दोनों को इंटीग्रेट किया जाएगा, और एक सिंप्लीफाइड मेथड जो है वो लोगों को दिया जाएगा, ताकि लोग जो हैं वो हर तरह की चीजें जो है वो वहां से कर सके, चाहे वो कैश को मैनेज करने की हो, चाहे वो रियल टाइम से रिलेटेड कोई भी चीज हो। वो बैंक के लिए तो फायदेमंद होगी, मतलब बैंक ये कर तो अपने लिए ले रहा है, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलेगा, लोगों को मिलेगा। इसमें फॉरेन एक्सचेंज, मनी मार्केट, फिक्स्ड इनकम, जितनी भी चीजें होंगी, ये सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो TCS की तरफ से दिए जाएंगे। तो आपको टेक्निकल टर्म्स में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी याद क्या करना है,
ट्रेजरी सॉल्यूशंस किस बैंक के? कमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत के। कौन दे रहा है? टीसीएस बना के इसको दे रहा है। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की शुरुआत जो है वो 1968 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे दोस्तों? मुंबई में है। और इसके एमडी और सीईओ कौन है आजकल? राजेश गोपीनाथन। याद रखना है, राजेश गोपीनाथन। तो सारी चीजें। और कमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत के बारे में कुछ याद नहीं रखना, सेकंड ओल्डेस्ट बैंक है कुवैत का, ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली $9.3 मिलियन टू बिल्ड कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर वैक्सीन इन इंडिया? देखो यार, जो कोल्ड चेन फैसिलिटी है ना, ये दो काम के लिए यूज हो सकती है। या तो आप कह सकते हो स्टोर करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि स्पेशली जो है ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पीरियड पे आप जो है वो इस तरह का ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हो जिसमें कोल्ड चेन फैसिलिटी हो, ताकि आराम से वैक्सीन जो है वो खराब ना हो। तो इस बार जो ये पैसा है वो किसने दिया? जापान ने दिया है, क्योंकि जापान जो है वो कोवैक्स प्रोग्राम को लीड कर रहा है, इसलिए जापान ने ये फंड जो है वो इंडिया को दिया है। और पहले भी जापान जो है बहुत से फंड्स इंडिया को प्रोवाइड कर सकता है, स्पेशली फॉर द कोविड-19, लेकिन अब इन्होंने $9.3 मिलियन जो है वो प्रोवाइड किए हैं। तो आप देख सकते हो, जापान टू प्रोवाइड इंडिया $9.3 मिलियन टू हेल्प बिल्ड कोल्ड चेन फैसिलिटीज फॉर द वैक्सीन, ताकि स्टोरेज फैसिलिटी को इंप्रूव किया जा सके और वैक्सीन जो है वो खराब ना हो, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में हम वैक्सीन बेच भी रहे हैं, खुद यूज भी कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो है उसको खराब नहीं होने देना। और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि वैक्सीन हर बंदे को हर जगह पे जो है वो सही टाइम से पहुंच सके, क्योंकि आपको पता है कि ये फंडिंग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से अनाउंस की गई थी कि हम जो है वो 70 मिलियन डोजेज वैक्सीन जो है वो ग्लोबली क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, लाइक इंडिया में भी बेच रहे हैं, जिससे क्या होगा कि उसको स्टोर करने के लिए हमें फैसिलिटी चाहिए, तो इस कोल्ड स्टोरेज की जो है जरूरत पड़ेगी। जापान जो है वो कोवैक्स फैसिलिटी को लीड कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोवैक्स फैसिलिटी क्या है? ये कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल असेस है, ताकि हर कंट्री को, हर बंदे को जो है वो वैक्सीन पहुंचाई जा सके। और इसके लिए बहुत बड़ा फंड जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। $800 मिलियन जो है वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो जापान की तरफ से दिया गया। इससे पहले वो $200 मिलियन जो है वो दे चुके हैं। और इस कोवैक्सीन या कोवैक्स फैसिलिटी को जापान लीड तो कर रहा है। को लीड कौन कर रहा है इसको? ये कर रहा है हमारे पास गावी फाउंडेशन। गावी का मतलब ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ये इसको क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन से बना है। तो इसमें सिंपली याद करना है कि कोल्ड चेन फैसिलिटी को इंप्रूव कौन कर रहा है? जापान कर रहा है, क्योंकि वो कोवैक्स फैसिलिटी को लीड कर रहा है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा कंट्री जो है वो कोवैक्स फैसिलिटी को लीड कर रहा है कि हर कंट्री को वैक्सीन जो है वो पहुंच सके। ये होगा जापान। जापान के बारे में याद रखेंगे, कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन है। और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर कौन है? जोशीहिडे सुगा। ये हमारे पास क्या है? प्राइम मिनिस्टर। इंडियन एम्बेसडर टू जापान, अपनी नॉलेज के लिए याद करेंगे, एग्जामिनर के पूछने के चांसेस कम है, संजय कुमार वर्मा। संजय कुमार वर्मा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच बैंक लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम नेम्ड एमएसएमई प्रेरणा? तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है इस प्रोग्राम का नाम, जो कि स्पेशली माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि कल ही हमने कहा है कि एमएसएमई दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, एमएसएमई का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको जो है वो सम्मानित किया जाता है। तो एमएसएमई प्रेरणा नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ये याद रखना है, ये महाराष्ट्र में फिलहाल जो है वो लॉन्च किया गया है। और ये कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? इंडियन बैंक की तरफ से। और इसका उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी जी ने किया है। किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप देख सकते हो उनका हंसता हुआ चेहरा, नितिन गडकरी जी। और एमएसएमई प्रेरणा नाम से उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया। कहां पे? महाराष्ट्र में। और सबसे पहले ये नागपुर के अंदर जो है वो स्टार्ट किया गया है। और इसमें एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, उनको इंपावर किया जाएगा। स्पेशली फोकस किसके ऊपर किया जाएगा? वुमेन के ऊपर। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि वुमेन इंपावरमेंट के बारे में यहां पे बात हो रही है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम उद्योग जगत में वुमेन का जो है वो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया जा सके, उसके लिए ये किया जा रहा है। और इसमें होगा क्या? इसमें अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स की जाएंगी ताकि लोकल लैंग्वेज में स्किल डेवलपमेंट हो सके। स्पेशली जो आप कह सकते हो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको हम नए तरीके से जो है वो वर्कशॉप्स प्रोवाइड करके नई नई चीजें जो है वो सिखा सकें। यही है एमएसएमई प्रेरणा, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो लोग हैं वो एमएसएमई के साथ जुड़ सकें। फिलहाल ये जो है वो महाराष्ट्र में किया गया है, लेकिन ये एमएसएमई प्रेरणा का एक और आप कह सकते हो कि इन्होंने एक नियम बनाया है कि हम महाराष्ट्र के बाद ये आंध्र प्रदेश में, ये तेलंगाना के अंदर, और साथ साथ हम जो है इसको आगे जाके जो है वो गुजरात में भी जो है वो इंप्लीमेंट कर देंगे इसी जुलाई एंड से, और अगस्त के स्टार्टिंग में हम इसको क्या कर देंगे? यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे।
तो मतलब इन्होंने कहा है कि हम और भी जगह पे जो है वो इसको इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है महाराष्ट्र में इसको स्टार्ट किया गया है। तो इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होना चाहिए इंडियन बैंक के बारे में, 7th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, 1907 में इसको बनाया गया था। इसके एमडी और सीईओ कौन है? पदमजा चुंद्रू, याद रखेंगे, पदमजा चुंद्रू। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? चेन्नई में है दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर। और इसकी टैगलाइन क्या है? यूअर ओन बैंक, यूअर ओन बैंक, ये इसकी क्या है? टैगलाइन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, which organization and Massive Earth Foundation has launched a program named as Low Carbon Earth for Asia Pacific region। तो एशिया पैसिफिक रीजन के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है लो कार्बन डॉट अर्थ। एक तो दोस्तों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मैसिव अर्थ फाउंडेशन एनजीओ है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, आसान होगा, लेकिन कई बार एग्जामिनर आपको बहुत ही ईजी ऑप्शन नहीं देगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दी है, बहुत ही ईजी है तो एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन हर बार ईजी नहीं मिलेंगे। तो ये 4 महीने का दोस्तों प्रोग्राम है। इसके तहत जो आप कह सकते हो कि नए स्टार्टअप्स हैं, नए नए जो उद्योग जगत के अंदर दाखिल हुए हैं, तो उनको ये बताना है कि किस तरह से आपने वो टेक्नोलॉजी यूज करनी है जिसमें कार्बन एमिशन बहुत कम होगा। लो अर्थ इसलिए इसका नाम रखा गया, लो कार्बन डॉट अर्थ। और इसमें सहायता किसकी ले सकते हैं? वो स्टार्टअप जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जो आप कह सकते हो लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, इंडस्ट्री मेंटर्स हैं, तो उनकी सहायता ले सकते हैं कि किस तरह से हम इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके एनवायरनमेंट को सेव रख सकते हैं। इसलिए इस प्रोग्राम का क्या नाम है? लो कार्बन डॉट अर्थ। और आपको पता है 2050 तक मैक्सिमम कंट्रीज ने टारगेट को अडॉप्ट कर लिया कि हम 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, मतलब जितना कार्बन छोड़ेंगे उतना कार्बन जो है वो हम ट्रैप भी कर लेंगे, मतलब उसको एनवायरनमेंट के अंदर नुकसान नहीं होने देंगे। तो ये आपने याद रखना, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम मैसिव अर्थ फाउंडेशन के साथ लो कार्बन डॉट अर्थ। और इससे क्या होगा, जो हमारा सस्टेनेबल टारगेट्स हैं वो भी हम पूरा कर सकते हैं, जो 2030 तक सस्टेनेबिलिटी को पूरा करना है। तो 4 महीने का ये प्रोग्राम है, और सस्टेनेबल गुड्स और सर्विसेज को अडॉप्ट करने के लिए, लो कार्बन लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया, स्पेशली फॉर द स्टार्टअप्स। और फोकस एरिया होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन जो है वो नई टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है वो लो कार्बन एनर्जी के ऊपर फोकस कर सकें। इतना ही याद रखना इस क्वेश्चन के अंदर। जितनी भी चीजें मैं समझा चुका हूं सारी की सारी, लेकिन यहां पे ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों? नैरोबी में है, याद रखेंगे, नैरोबी कीनिया के अंदर। और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो कौन है? आयंगर एंडरसन। कौन है? आयंगर एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। What is the name of artificial intelligence powered digital identity tag to identify cattle? तो पशुओं को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिजिटल आइडेंटिटी टैग जो है वो लगाया जाएगा। उस टैग का आपने नाम बताना है ताकि उनका इंश्योरेंस जो है वो अच्छे से किया जा सके, और इंश्योरेंस का क्लेम लेते हुए अच्छे से पहचान की जा सके। तो इसमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। तो ये टैग कौन सा है दोस्तों? इसको कहते हैं सुरभि ई टैग। तो आप यहां पे देख सकते हो ये कौन कर रहा है? द्वारा ई डेयरी ने ये पार्टनरशिप की है इफ्को टोक्यो के साथ, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, कि हम ये डिजिटल आईडी टैग्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे कैटल इंश्योरेंस को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि अच्छे से देखा जा सके कि उसी कैटल, उसी पशु का जो है वो इंश्योरेंस हुआ है, उसी के हिसाब से जो है वो मतलब फोटो खींची जाएगी। आप देख सकते हो यहां पे द्वारा ई डेयरी कैप्चर मजल इमेजेस। मजल का मतलब है जो एनिमल के आप कह सकते हो फेस और माउथ, जहां नोज और माउथ का जो पार्ट है वो जो है वो फोटो खींचा जाता है उसका, और फिर मैच किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू, और सुरभि मोबाइल एप्लीकेशन में इसको अपलोड कर दिया जाएगा। और जो हमारे पास ये एप्लीकेशन होगी इफ्को टोक्यो इंश्योरेंस की, वो जो है वो इंश्योरेंस क्लेम लेने के टाइम पे इसको क्या करेंगे? चेक करेंगे। और यहां पे भी आप देख सकते हो इसको क्लाउड सर्वर पे भी जो अपलोड कर दिया जाएगा एक यूनिक डिजिटल आईडी के साथ, ताकि मैच किया जा सके एट द टाइम ऑफ क्लेम या इंश्योरेंस करने के टाइम पीरियड पे। और सुरभि ई टैग जो है वो एक डिजिटल आईडी है जिसमें हाई रेजोल्यूशन मजल इमेजेस, मतलब नोज और माउथ की इमेज, जो कि बाय डिफॉल्ट हर पशु की अलग अलग होगी, तो उसको कैप्चर किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है निकाला है, और टैग दे दिया जाएगा हर पशु को, ताकि इंश्योरेंस सेक्टर में जो है जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो आसानी से जो है वो इसको क्या कर सके? रिकॉग्नाइज कर सके। तो इसमें और कुछ याद नहीं करना, सिर्फ 2-3 चीजें याद रखनी है कि एक तो इस आईडी का नाम क्या है, सुरभि ई टैग है, कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशंस इसमें जुड़ी हुई हैं, द्वारा ई टैग या ई डेयरी पार्टनर्स और इफ्को टोक्यो, ये दोनों इंश्योरेंस कंपनी, एक तो इंश्योरेंस कंपनी है बेसिकली, एक आप कह सकते हो द्वारा होल्डिंग्स का एक डेयरी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, तो दोनों ने ये टाई अप किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच क्रिकेटर बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू मेक डेब्यू इन ऑल फॉर्मेट्स? मतलब
यंगेस्ट क्रिकेटर है, चाहे मेन चाहे वुमेन की बात कर ले, दोनों को कंबाइन करके ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा क्रिकेटर ऐसा है जो यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर बन गया जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर लिया है, मतलब वो खेल चुके हैं तीनों। इसमें तीनों का मतलब है T20 भी, टेस्ट भी, और साथ ही साथ मैं कह रहा हूं वनडे भी, तीनों में डेब्यू कर चुके हैं। और वो कौन है? शेफाली वर्मा। क्योंकि ये क्वेश्चन हमने रिसेंटली किया था, एक क्वेश्चन शेफाली वर्मा से रिलेटेड, कि वो मात्र 17 साल की हैं और वो ऐसी भी पहली प्लेयर बन गए, वोमेन क्रिकेटर पहली बन चुकी हैं जिन्होंने 3 सिक्सेस टेस्ट मैच में लगाए थे। ये रिसेंटली हमने क्वेश्चन कवर किया है। अब वो यंगेस्ट प्लेयर भी बन चुकी हैं, इंडियन क्रिकेटर आप कह सकते हो पूरी टीम के अंदर, चाहे मेन है चाहे वोमेन है। वो सिर्फ 17 साल 150 दिन की है और उन्होंने तीनों मैच के अंदर जो है वो डेब्यू कर लिया है। और पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे वो 5th यंगेस्ट क्रिकेटर हैं जो इस लिस्ट में है। जो कि टॉप पे कौन है? मुजीबुर रहमान, जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो सिर्फ शेफाली वर्मा का नाम याद रखना। और ये भी क्वेश्चन याद कर लें कि फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने 3 सिक्सेस लगाए हैं एक मैच के अंदर, एक टेस्ट मैच के अंदर, वो भी शेफाली वर्मा है। और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी याद रख सकते हो, हरियाणा। हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जून। आपको पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स जो है, मतलब जो भी हमारे पास आता है कि इतनी महंगाई होगी है, इतनी ये चीजें होंगी, तो दीज आर स्टैटिस्टिक्स। और ये 29 जून को मनाया जाता है। ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी पीसी महालनोबिस, उनकी आप कह सकते हो बर्थ एनिवर्सरी पे हम क्या मनाते हैं? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है दोस्तों। आपको शायद पता होगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जो देश का, इंडिया का, वो 1951 से लेके 56 तक था। जो दूसरा 5 ईयर प्लान था दोस्तों 56 से लेके 61 तक का, उसमें मेन जो रोल है वो किसका था? पीसी महालनोबिस का था। इसीलिए सेकंड प्लान को हम पीसी महालनोबिस या महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हो। और यहां पे आप देख सकते हो 2021 नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का देश के अंदर, तो उसमें भी जो है वो लोगों को जागरूक करवाया जाता है। तो पीसी महालनोबिस हु वाज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, मतलब आप कह सकते हो जिन्होंने ये देश को आदत डाली कि हमें जो है वो फिगर्स को देखना होगा, हमें जो है वो देखना पड़ेगा कि क्या डाटा सामने आया है, तो उसको देख के ही हम अगली प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। मतलब अगली प्लानिंग, अगली पॉलिसीज को बनाने में ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल भी हम देखते हैं कि महंगाई दर कितनी हो चुकी है, कौन सा क्या हो चुका है, कितना डाटा हमारे पास आ चुका है, तो उसके बेस पे ही हम आगे देखते हैं। और इसका थीम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक तो हंगर को खत्म करना है, फूड सिक्योरिटी को अचीव करना है, न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना है। ये लक्ष्य है नेशनल स्टैटिस्टिक्स का। और ये तभी इंप्रूव होगा जब हमारे पास कोई फिगर एंड डाटा होगा, और वो तभी आएगा जब स्टैटिस्टिक्स हम यूज करेंगे। और फर्स्ट नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो 29 जून 2006 को जो है वो मनाया गया मनमोहन सिंह जी की वजह से, क्योंकि मनमोहन सिंह जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने इसको डिक्लेयर किया था एज ए नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। इसको याद रखना है। और पीसी महालनोबिस के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक इंस्टीट्यूट याद कर सकते हो क्योंकि वो फाउंडिंग मेंबर है इस इंस्टीट्यूशन के, जिसको कहते हैं आईएसआई। आईएसआई का मतलब है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे आपको मिलेगा? वेस्ट बंगाल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इतना ही याद रखेंगे और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। चाइना लॉन्च 2 यूनिट ऑफ इट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट बायहेथन हाइड्रो पावर स्टेशन। दिस इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो चाइना के वैसे तो वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन बहुत हैं, जैसे कि उन्होंने 3 गॉर्ज हाइड्रो पावर स्टेशन बनाए, वो भी वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन है। लेकिन ये हम बात करें बायोहेथन हाइड्रो पावर स्टेशन की, ये कौन सी रिवर के ऊपर है? जिनसा रिवर के ऊपर है। याद रखना है जिनसा रिवर, जो कि एक अपर चैनल है कौन सी रिवर का? जो कि चाइना की आप कह सकते हो लॉन्गेस्ट रिवर है दोस्तों। क्या मुझे बता सकते हो कि चाइना की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? यस, चाइना की लॉन्गेस्ट रिवर है यांगसी रिवर। तो याद रखना है यांगजी रिवर, टी साइलेंट है इसमें। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, उसका अपर सेक्शन है जिनशा रिवर। और ये आप कह सकते हो यूनान प्रोविंस है उनकी, और शुआन प्रोविंस है उसके आसपास है, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है बायहेथन हाइड्रो पावर स्टेशन कौन सी रिवर के ऊपर है? जिनशा रिवर के ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन है। और उसके 2 यूनिट्स जो हैं वो तैयार हैं बिल्कुल, जो हैं वो अभी उनका मतलब उद्घाटन किए हैं, तो ऑलमोस्ट जो है वो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा बिल्कुल तैयार होने में। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन है, जिसकी जो कॉस्ट है 34 बिलियन USD है। और
ये जो है वो 16 हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट के साथ कनेक्टेड है और हर की कैपेसिटी जो वो 1 मिलियन किलोवाट की है। इसका मतलब अगर हर हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट की कैपेसिटी 1 मिलियन किलोवाट की है तो 16 हाइड्रो की कैपेसिटी जो है हमारे पास क्लियर है कितनी होगी, 16 मिलियन किलोवाट। तो मतलब इतनी कैपेसिटी होगी इसकी। ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल यूनिट कैपेसिटी है दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर। और जब सारे के सारे यूनिट ऑपरेशनल हो जाएंगे जुलाई 2022 में तो इसकी जनरेशन कैपेसिटी देखो कितनी हो जाएगी, 62.4 बिलियन किलोवाट पर आवर। और ये इलेक्ट्रिसिटी पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हो कि एक हाइड्रो पावर स्टेशन की सबसे ज्यादा होगी जनरेट करने की। और चाइना ऑलरेडी 3 गॉश डैम जो है वो बना चुका है 200 बिलियन युआन से, मतलब उसमें भी कॉस्ट जो है वो 34 बिलियन डॉलर की है। और वो कौन सी रिवर के ऊपर है, जियांगजी रिवर। ये रिवर का नाम जो है वो आपने याद रखना है कि कौन सी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, कौन सी कंट्री के द्वारा बनाया जा रहा है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जितनी मैंने आपको बताई हैं। और चाइना ने रिसेंटली 5G सिग्नल बेस जो है वो ओपन किया है अपना वर्ल्ड का हाईएस्ट रडार स्टेशन के ऊपर, जिसका नाम है गनबला रडार स्टेशन। ये हमने क्वेश्चन कवर किया है। ये मतलब इसकी हाइट जो है वो 5374 मीटर के आसपास है। और ये हिमालयस का रिमोट एरिया है जो कि आप कह सकते हो चाइना और तिब्बत, जो तिब्बत का ऑटोनमस एरिया है चाइना का, तो वहां पे ये है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। और एक चीज आपको और बता दूं, चाइना के साथ जो हमारे पास कनेक्ट करते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट तिब्बत वाले एरिया के साथ कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी जो स्टेट्स हैं वो तिब्बत वाले एरिया के साथ कनेक्ट करती हैं। लाइक मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा आपको, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक पास है बहुत ही फेमस, शिप किला। याद रखना है, शिप किला। और जब भी ला वर्ड आ जाता है, ला का मतलब ही क्या होता है, पास। शिप किला पास। तो जब ला लिखो तो पास मत लिखा करो, तो ओनली ला लिखा करो। तो इसके बाद नीचे आ जाओ, उत्तराखंड आ जाता है। उत्तराखंड में मिलेगा आपको नीति पास। नीति ला लिख सकते हो या नीति पास लिख सकते हो। फिर आता है बहुत ही फेमस नथुला, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और ये है सिक्किम वाली साइड पे। जो डोकलाम वाला इशू था उस वाली साइड पे आपको नथुला मिल जाएगा। एक मिलेगा जेलेप्ला, जेलेप्ला पास, ये आपको ये भी मिलेगा सिक्किम में। और ये सारे के सारे तिब्बत वाले एरिया के साथ कनेक्ट करते हैं, ये आप याद रखोगे। ये पासिस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन होस्टेड नेशनल कन्वेंशन और प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी। मोटापा, जो बहुत ज्यादा मोटापा है वो खराब करेगा बॉडी को, उसको रोकना है हमने किसी तरह से। तो यूनाइटेड नेशन और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर एक बैठक की है, और वो बैठक हुई कहां पे है दोस्तों, न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। कहां पे हुई है, न्यू दिल्ली। जगह याद रखेंगे एक तो। और ये नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन की तरफ से की गई है। याद रखना है, मोटापे को रोकना है क्योंकि यही बीमारियों की जड़ है। और इस मीटिंग के अंदर कहा गया कि जो मोटापा है वो साइलेंट एपिडेमिक है, मतलब साइलेंटली आपको पता भी नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी बीमारी है कि जो और बीमारियों को जन्म देती है, इसलिए इसको साइलेंट एपिडेमिक भी कहा गया। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की तरफ से भी ये कहा गया है कि हमने इसको हर तरह से जो है वो रोकना है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी जान जो है वो इसी के कारण गंवा देते हैं। ओवरवेट के कारण आप कह सकते हो, या मोटापे के कारण जो है वो बच्चे, इवन आप कह सकते हो कि जो यंगस्टर हैं या वुमेन हैं, उनकी बहुत जान जो है वो इसके कारण चली जाती है। तो हमें क्या करना होगा, हमने हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करना होगा, जागरूकता पैदा करनी होगी, एजुकेशन को इंप्रूव करना होगा कि क्या खाना है, न्यूट्रिशियस डाइट के बारे में जानकारी देगी होगी, फूड सिस्टम प्रोग्राम चलाने होंगे जिससे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो। और ऑलरेडी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2025 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में भी लिखा हुआ है कि नो इंक्रीज इन ओबेसिटी, आगे नहीं बढ़ने देना, जितना है उसको हमने रोक देना है कहीं ना कहीं। तो सारी चीजें क्लियर होंगी, न्यू दिल्ली में हुई है, ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन नेवी शिप जो डिप्लॉय की गई है रशियन नेवी डे सेलिब्रेशन करने के लिए, मतलब रशिया में भेजी गई है, ज्वाइंट एक्सरसाइज करेगी रास्ते में जाते हुए अफ्रीकन कंट्री के साथ और यूरोप कंट्री के साथ। तो आप बताएंगे यार वो शिप का नाम क्या है जो भेजी गई है इंडिया से रशिया की तरफ, और रास्ते में जो कंट्रीज आएंगे उनके साथ कुछ एक्सरसाइज करके वो चली जाएगी रशिया के अंदर, और उसका नाम है INS तबर। तो याद रखना है, आंसर क्या होगा, बी होगा। थोड़ा सा याद कर लें, क्वेश्चन से ही चाहे याद कर लें, एक्स्ट्रा मत याद करें। तो आप देखोगे यहाँ पे INS तबर जो है वो अपनी जर्नी को 13 जून को स्टार्ट कर चुका है, और ये सितंबर तक ये जर्नी चलेगी, मतलब जब वो अलग अलग जगह पे विजिट करेगी ये शिप। और ये गल्फ ऑफ एडन आप देख सकते हो, गल्फ ऑफ एडन से जो जाएगी ये, और रेड सी में पहुंचेगी, फिर रेड सी के बाद मेडिटेरेनियन सी में पहुंचेगी। उसके बाद जो है वो फ्रांस के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। ये फ्रांस के साथ कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे, वरुणा। फिर ये ब्रिटेन के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे, ब्रिटेन के साथ कौन सी करेंगे, कोंकण। फिर जो है वो रशियन नेवी के पास पहुंचेंगे क्योंकि उनका जो है वो दिन है, मतलब आप कह सकते हो रशियन नेवी डे है, तो वहां पे जाके इंदिरा एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा। तो मतलब ये 3 फेमस एक्सरसाइजेज ये INS तबर जो है वो करके वापस लौटेगी। और INS जो तबर है वो तलवर क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट है। याद नहीं रखना कुछ भी, कोई टेक्निकल डिटेल कुछ नहीं याद करना, एग्जाम में आपको टेक्निकल कुछ नहीं पूछेगा। तो कोंकण, वरुणा, इंद्र याद रखना है। और यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ये है दोस्तों रेड सी, जो आप ब्लू में देख रहे हो, ये है रेड सी। ये अफ्रीका और एशिया को क्या करता है, अलग करता है, ये याद रख सकते हो।
यहाँ पे आप देख रहे हो मेडिटेरेनियन सी, ये अफ्रीका और ऊपर कौन सा कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, यूरोप है, तो अफ्रीका और यूरोप को अलग अलग करता है। यहाँ पे आपको मिलेगा जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर या जिब्राल्टर, तो यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, तो इसका मतलब दोनों को क्या कर रहा है, आपस में अलग कर रहा है। तो जहाँ पे दो वाटर बॉडीज अलग हो रही हैं या ज्वाइन हो रही हैं, आप कह सकते हो दो लैंड बॉडीज अलग हो रही हैं, तो वहां पे क्या बनती है, स्टेट, तो ये इसका नाम है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। और यहां पे आपको मिलेगा, फिर से रब कर रहा हूं, यहां पे आपको मिलेगा स्यूज कैनाल। कौन सी, स्यूज कैनाल। और स्यूज कैनाल जो है वो 1869 में ओपन की गई थी, जिसमें जो यूरोपियंस थे जब वो इंडिया में आते थे लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड पे, तो उनको बहुत लंबा रास्ता पड़ता था क्योंकि वो अफ्रीका के नीचे से आते थे, केप ऑफ गुड होप से। जब स्यूज कैनाल ओपन हुआ तो 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस ओपन हो गया, 7000 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कम हो गया स्यूज कैनाल के थ्रू, क्योंकि अब इस रास्ते के थ्रू वो इंडिया आने लग गए थे। तो मतलब ये सारी चीजें यार कॉमन चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, तो मेरे ख्याल से आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, पिक्चर से करेंगे, अपूर्व चंद्र जो कि सेक्रेटरी हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, उन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट कर लिया है। किस चीज का टेन्योर कंप्लीट कर लिया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वो चेयरमैन थे गवर्निंग बॉडी के। तो ये आपने जो है वो थोड़ा सा नाम जो है वो यहाँ पे याद कर लेना है। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो इंडिया जो है वो एज ए चेयरमैन चुना गया था अक्टूबर 2020 में, 35 साल के बाद। ये गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन जो है वो चुना गया था 35 साल के बाद। और इंडिया की जो मेंबरशिप या चेयरमैनशिप थी वो अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 थी, तो जून 2021 खत्म हो चला है दोस्तों। तो इसका मतलब अपूर्व चंद्रा का जो टाइम पीरियड है वो भी खत्म हो चुका है। तो जो ये गवर्निंग बॉडी है ना, ये बहुत मतलब बड़ा काम करती है। ये अपेक्स बॉडी है जो कि आईएलओ के पॉलिसीज को डिसाइड करती है, प्रोग्राम्स बनाती है, एजेंडा देखती है, बजट तैयार करती है, डायरेक्टर जनरल को इलेक्ट करती है। तो ये सारे काम जो है वो ये जनरल बॉडी करती है, और अपूर्व चंद्रा जो है वो इसके चेयरमैन थे। तो इस चीज को आपने याद रखना है। लेकिन इसी के साथ आईएलओ के बारे में जो है वो जरूर याद रखोगे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है वो 1919 में इसको बनाया गया था, 1909 में। इवन आईएलओ को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है 1969 में, ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है, 187, याद रखना है, सीरियल ऑर्डर में याद रखो। आईएलओ की मेंबर कंट्रीज 187, वर्ल्ड बैंक की मेंबर कंट्रीज 189, आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज 190, और यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज 193। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, फिर से पिक्चर से करेंगे। निर्मला सीतारमन जी ने रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया दोबारा से। बहुत से रिलीफ पैकेज सरकार दे चुकी है, 6,28,993 करोड़ का जो है रिलीफ पैकेज दे चुकी हैं। ये कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए बेसिकली सारा का सारा लोन है एक तरह से, आप देख सकते हो। लोन गारंटी स्कीम है कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स को 1,10,000 करोड़ का। और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, इसको एडिशन कॉस्ट कर दिया गया, 1.5 लाख करोड़ और दे दिया गया है, पहले भी दिया गया है। क्रेडिट गारंटी स्कीम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए 7,500 करोड़ है, पब्लिक हेल्थ के लिए 23,220 करोड़ है, और लोन गारंटी स्कीम फॉर टूरिस्ट 100 करोड़ है। तो जो एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम जो है वो आपका 10 को है, तो अभी मत पढ़ो चाहे इसको, आपका एग्जाम अभी आगे आएगा क्योंकि उसमें आएगी जनरल अवेयरनेस, तो तब हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए एसबीआई के लिए लास्ट 6 मंथ के इकट्ठे करंट अफेयर लेके आ रहा हूं, लाइक जनवरी से लेकर जून तक, ठीक है। वो मतलब उसमें कर लेना आप रिवाइज, उसमें आ जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं जरूर कवर कर दूंगा, अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत से पैकेजेस सरकार जो है वो ऑलरेडी दे चुकी है। नेक्स्ट आते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ मैकएफी एंटीवायरस। मैकएफी आपने सुना होगा, आपके इवन शायद कंप्यूटर या लैपटॉप में होगा भी, क्योंकि सबसे पुराना एंटीवायरस जो है उनमें से एक है। और आप कह सकते हो कि बहुत ही चर्चा का विषय रहा मैकएफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जिन्होंने बनाया, उनका देहांत हो चुका है। इनको एक जेल में जो है वो डेड पाया गया, और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इनका मर्डर हुआ है, काफ़ी लोग कहते हैं कि सुसाइड किया, लेकिन हमने जो है वो सिर्फ नाम याद रखना है। नाम कौन सा है, जॉन मैकएफी। और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। और आपने दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रखनी है, एग्जैक्ट प्लेस भी थोड़ा सा एक बार देख लें, सिंडरफोर्ड है। कौन सा है, सिंडरफोर्ड, तो एग्जैक्ट यहां से बिलोंग करते हैं। और मैकएफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत 1987 में हुई थी। पूछे जा सकती हैं, ये छोटी छोटी सी डिटेल हैं, ये पूछी जा सकती हैं। और कौन सी जेल में, स्पेन की जेल में जो है वो इनको जो है वो मृतक पाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। ये अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यही एक मोटिवेशन है जिसमें आप लाइक देख सकते हो, जिसमें आप शेयर दे सकते हो हमें, और मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, नोटिफिकेशन वहीं से मिलेगी आपको। क्वेश्चन पहला है, फॉर्मर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री मीर हजर खोसो पास्ट अवे। तो इसमें नाम इंपॉर्टेंट है, मीर हजर खोसो
केयर टेकर का आपको पता ही है कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते या वो मतलब अपनी कुर्सी छोड़ चुके हैं, उनको पहले हटाया गया, टाइम पीरियड पूरा हो गया, अगले इलेक्शंस में होने में टाइम है, तो बीच में जो है वो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। ऐसा ही कौन सी कंट्री में हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। कौन से ईयर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पे हम कर रहे हैं 2013 की। तो 25 मार्च से लेके ये 5 जून तक एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के। तो याद रखना है, वो बाय प्रोफेशन जज हैं और चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान यहां पे याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं मलयालम सिनेमेटोग्राफ फिल्म मेकर सिवान पास्ट अवे। लेकिन यार इनका नाम जो है वो वैसे सिवान नहीं है, इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है शिवा शंकरन नायर। तो ये भी आपने याद रखना, मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। शिवा शंकरन नायर ये पूरा नाम है, लेकिन इनको लोग प्यार से जो है वो सिवान के नाम से जानते थे। और कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? केरला। लैंग्वेज से भी आप जान सकते हो, मलयालम है, केरला से बिलोंग करते थे। और इनको केरला का फर्स्ट प्रोफेशनल प्रेस फोटोग्राफर भी कहा जाता है, केरला फर्स्ट प्रोफेशनल प्रेस फोटोग्राफर। इन्होंने 1959 में सिवान स्टूडियोज की शुरुआत की थी, फिर इन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं ये 3 बार अपने इस प्रोफेशन के लिए, और स्टिल फोटोग्राफर में सबसे बड़ा नाम जो है मलयालम फिल्म जगत के अंदर इनका था। तो याद रखेंगे नाम और कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें पहला है स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लोफवेन रिजाइंड आफ्टर नो कॉन्फिडेंस मोड। तो नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद जो है वो इन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो बाय डिफॉल्ट आप बताएंगे कि कौन से कंट्री की यहां पे बात करें, ये एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। तो आंसर क्या होगा यहां पे? स्वीडन होगा। स्टीफन लोफवेन नाम याद रखेंगे, और ये 2014 में पहले इलेक्ट हुए थे, फिर इनका 4 साल का टाइम पीरियड खत्म हुआ, 2018 में दोबारा से इलेक्ट हुए। लेकिन अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको पता ही है कि उसमें सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। अब इलेक्शन जो है वो सितंबर 2022 में ड्यू है, तो देखते हैं क्या होगा, जरूर कवर करेंगे क्वेश्चन को। लेकिन नदर्न यूरोप में आपको एक कंट्री मिलेगा स्वीडन, जिसकी कैपिटल कौन सी मिलेगी? स्टॉकहोम। आपको पता है स्टॉकहोम जो है वो कैपिटल मिलेगी, करेंसी जो है स्वीडिश क्रोना है। नेक्स्ट आते हैं इसियस और इकियस या इसियस तुकारमी, न्यू स्पाइडर स्पीशीज नेम्ड आफ्टर 2611 मार्टियर तुकाराम ओम्बले। तो तुकाराम के नाम से जो है वो एक आप कह सकते हो मकड़ी का नाम जो है वो रखा गया। एक नई स्पीशीज मकड़ी की ढूंढी गई है, कहाँ पे? ये ढूंढी गई है महाराष्ट्र के अंदर, तो उसका नाम जो है वो इनके नाम से रखा गया, तुकाराम ओम्बले के नाम से। तो याद रखना है इसियस या इकियस तुकारामी। तो मतलब थोड़ा सा आपको याद रहेगा कि हाँ किसके नाम से इसको रखा गया है। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें जो है आपने ये याद रखना है कि एक पोर्टल लॉन्च किया है, वो है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल। इसमें क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है वो इंप्रूव करने के लिए इसको किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो रविशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने ये किया है, और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होगा, जितने भी कमर्शियल केसेस हैं वो इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल के थ्रू जो है वो सॉल्व किए जा सकते हैं। और आपको पता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है वो कौन सा था? 63rd था। और रविशंकर प्रसाद जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? पटना साहिब। नेक्स्ट, उमेश सिन्हा री अपॉइंटेड एज डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो याद रखना है सिर्फ कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन है? उमेश सिन्हा है। उनका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया गया है, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जुलाई 2022 तक हो गया दोस्तों। कितने तक हो गया? जुलाई 2022 तक। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इससे पहले कौन सी स्टेट के? उत्तर प्रदेश के थे, जब इनको डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया था पूरे इंडिया का। तो ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे उमेश सिन्हा। और एक हैरानी की बात जो आप नोट करियो, मतलब मैंने खुद नोट किया उनको, कि जितने भी आप यहां पे देख रहे हो इलेक्शन कमीशन के अंदर यार जितने भी बंदे हैं, और आपको पता है कि कितने मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन? 3 मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन, जिसमें एक इलेक्शन कमीशन मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो उसमें आपको पता है सुशील चंद्रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर राजीव, और एक हमारे पास कौन है अभी अपॉइंट किए? अनूप कुमार चंद्र। तो अनूप जी हो गए, राजीव जी हो गए और सुशील चंद्र, ये तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। मतलब किसी का कैडर उत्तर प्रदेश है, कोई उत्तर प्रदेश में करके आया है काम, कोई उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। अगर आप ध्यान से इसको सर्च करोगे तो आप एक चीज नोट करोगे कि इलेक्शन कमीशन के अंदर अब जितने भी बंदे हैं वो किसी ना किसी तरह से यूपी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो सर्विस करके आए चाहे किसी तरह से आए। और ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, मतलब मेरी वजह से अगर आप कहोगे, अगर मेरी सोच के अकॉर्डिंग अगर आप कहोगे तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। 2022 में यार इलेक्शन है यूपी के, तो मतलब मोदी जी ने बहुत सोच समझ के ये स्टेप जो है वो उठाया होगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स 2021 29 जून। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मतलब ट्रॉपिक्स कंट्री, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं या ट्रॉपिकल आइलैंड्स हैं, उनको किस तरह से जो है वो खतरा बढ़ रहा है, जिस तरह से पानी का लेवल बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कौन कौन से इश्यूज वो फेस कर रहे हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, कौन कौन से जो चीजें उनको अफेक्ट कर रही हैं, तो उसके ऊपर ये फोकस किया जाता है और 29 जून को इसको बनाया जाता है। जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस लगा दिए गए हैं। नाम थोड़ा सा एक बार पढ़ लें, रवि विजय कुमार मलिमथ, लेकिन आपको पूरे इंडिया के जो हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं सबके याद करने की जरूरत नहीं, इसलिए क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं। लेकिन यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन याद करेंगे। आर्टिकल 223 के तहत जो है वो ये अपॉइंटमेंट की जाती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं 29 जून 2021 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था व्हाट इज द टाइप ऑफ बैंकिंग विच इन्वॉल्व्स बैंकिंग सर्विस फॉर द हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स लाइक कॉर्पोरेट कमर्शियल बैंक्स एंड मिड साइज कंपनी। तो इस तरह की बैंकिंग को क्या कहा जाता है जिसमें आप बहुत बड़े जो नेटवर्थ के क्लाइंट्स हैं उनको एंटरटेन करते हो, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे आप कह सकते हो कि मिड साइज कंपनी है जिनकी टर्नओवर बहुत ज्यादा है, तो वो एक हाई नेटवर्थ कंपनीज हैं। तो उनको जो है वो कौन सी तरह की बैंकिंग के थ्रू एंटरटेन किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? होलसेल बैंकिंग। याद कर लें, रट्टा लगा लें किसी भी तरह से, लेकिन क्वेश्चन आपको इसी तरह से याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्या कहता है? ये कहता है कि एज पर दी सेक्शन 31, तो सेक्शन में आजकल कवर करवा रहा हूं आपको धीरे धीरे करके ताकि सारे याद हो जाएं। सेक्शन 31 जो आरबीआई का है वो कहता है कि आप प्रॉमिसरी नोट्स जो है वो इशू कर सकते हो और एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन उसको इशू या एक्सेप्ट कौन करेगा? तो आपने बताना है कि इशू कौन कर सकता है प्रॉमिसरी नोट को, एक्सेप्ट कौन कर सकता है। तो ऑप्शन में से आपने आंसर को प्रोवाइड करना है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं यार। लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को और शेयर कर देना मैक्सिमम टू मैक्सिमम। यही एक मोटिवेशन है जो आप हमें दोगे इस तरह के काम करके। और जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दें और साथ ही साथ जो है वो आप क्या करोगे, अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है वो दिया हुआ है। ये अफेयर्स क्लाउड का मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि अगर इसी तरह से वीडियोस को देखते रहोगे, इसी तरह से पीडीएफ से पढ़ते रहोगे करंट अफेयर को, आपका 90 से 95% मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि आपके करंट अफेयर आपके कवर हो जाएंगे। और गाइस पीडीएफ को सब्सक्राइब करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो 1 साल या 2 साल की वैलिडिटी से आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम है यार कॉस्ट, एक बार चेक कर लें। आप इतने पैसे वैसे ही खर्च कर देते होगे जितने में हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं और इतनी सारी चीजें आपको दे रहे हैं। और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं अगर आप इस कोड को यूज करेंगे ASH10 को, उसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट मिल रहा है। इसी तरह से पढ़ते रहें, इसी तरह से देखते रहें वीडियोस को, और इसी तरह से जो है वो हमें प्यार करते रहें। इसी तरह से वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। और लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे, खुश रहेंगे हमेशा। जितना खुश रहोगे उतना ही एग्जाम क्लियर होने के चांसेस जो हैं वो आपके बढ़ते जाएंगे। और जो भी बच्चे SBI JA का एग्जाम देने वाले हैं 10 तारीख को, तो उसके लिए शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से जो भी बच्चे बहुत ही दिल से पढ़ रहे हैं उनका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।